एक शख्स पहले एक लड़की को फंसाता है, उसके साथ रेप करता है। इस दौरान उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें खींच लेता है। इसके बाद वो इन अश्लील तस्वीरों के ज़रिए उसको ब्लैकमेल करता है। उसके बाद स्कूल की दूसरी लड़कियों को बहला-फुसला कर लाने के लिए उस लड़की को मजबूर करता है। वो लड़की मजबूरन अपनी सहेलियों को भी उसको बहला-फुसला कर अपने साथ फार्म हाउस पर ले जाने लगी। उनके साथ भी रेप कर और ब्लैकमेल का खेल शुरू होता है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पाँचवीं। स्कूल के करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप करता है। घर वालों के नज़रों के सामने ये लड़कियां फार्म हाउस पर जाती थीं। उनके लेने के लिए बाकायदा गाड़ियां आती थीं, घर पर छोड़ कर जाती थीं। लड़कियों की रेप करते समय तस्वीरें ले ली जाती थीं। इसके बाद डरा धमका कर उन लड़कियों को बुलाया जाता था। स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता, पुलिस अधिकारी भी शामिल होते हैं। इस सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड होता है एक फारूक चिश्ती नाम का व्यक्ति। नमस्कार, मैं अरविंद एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। घटना तो पुरानी है लेकिन आज भी चर्चा का विषय है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। इस घटना को पूरा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। राजस्थान का अजमेर ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती, जिसकी दरगाह पुष्पिंदर मंदिर की वजह से पूरे दुनिया में मशहूर है, इस धार्मिक शहर की आबो हवा में साल 1990 से लेकर 1992 तक ऐसा कुछ घट गुजरा जो न सिर्फ गंगा जमुना संस्कृत को कलंकित करने वाला था, बल्कि पूरे अजमेर के सामाजिक ताने बाने पर बदनुमा दाग लग रहा था। उस वक्त एक स्थानीय नवज्योति अखबार में एक खबर छापी जाती है। इस खबर में स्कूल की छात्राओं को उनकी अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करते हुए एक यौन शोषण किए जाने का पर्दाफाश किया जाता है। बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार शीर्षक से प्रकाशित खबर में पाठ पढ़ने वालों के हाथों में अखबार पहुंचने के साथ ही भूचाल ला दिया। क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता, नगर सेवा संगठन से जुड़े लोग सबके सब सहम गए। कैसे हो गया, कौन है इनके पीछे, ये सवाल थे उस अखबार में छपे। इसके बाद खुलासा होता है कि एक गिरोह के अजमेर के गर्ल स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुला बुलाकर रेप करता था। उन लड़कियों के घर वालों को भनक तक नहीं लगी। रेप की गई लड़कियों में आईएएस, पीसीएस, आईपीएस की बेटियां भी शामिल होती हैं। इस पूरे कांड को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करके अंजाम दिया गया था। उन लड़कियों की संख्या 100 से अधिक बताई जाती है। लड़कियों की उम्र 17 से 20 साल के बीच थी। इस घटना की शुरुआत होती है, सबसे पहले फारूक चिश्ती नाम का एक व्यक्ति होता है। पहले सोफिया स्कूल की एक लड़की को फंसाता है, उसके साथ रेप किया। उस दौरान उसी कुछ तस्वीरें खींच लेता है। इसके बाद इन तस्वीरों को जरिए उसको ब्लैकमेल करता है। उससे कहता है कि तुम दूसरी स्कूल की अपने और सहेलियों को ले आओ, नहीं तो हम और वायरल करेंगे तुम्हारी वीडियो। इस तरह से वो लड़की मजबूरन अपनी सहेलियों को बहला फुसला कर फार्म हाउस पर ले जाने लगी। उन लड़कियों के साथ भी रेप
और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। एक के बाद एक, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। इस तरह से करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ। घर वालों की नज़रों के सामने ये लड़कियां फार्म हाउस पर जाती थीं, उनके साथ उनके लेके ले जाने के लिए बाकायदा गाड़ियां भी आती थीं, घर छोड़कर भी जाती थीं। लड़कियों की रेप की करते समय उनकी तस्वीरें ले ली जाती थीं। इसके बाद डरा धमका कर लड़कियों को बुलाया जाता था। स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता, पुलिस अधिकारी भी शामिल होते हैं। इस सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड होता है फारूक चिश्ती नाम का एक शख्स। साथ ही नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी शामिल थे। इन तीनों यूथ कांग्रेस के नेता होते हैं। फारूक अध्यक्ष पद पर था। इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक भी थी। खादिमों तक पहुंच होने के कारण ये रेप करने वालों के पास राजनैतिक और धार्मिक दोनों तरह की शक्तियां थीं। रेप की शिकार लड़कियां ज़्यादातर हिंदू परिवारों से होती हैं। रेप करने वाले ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से थे। इस वजह से पुलिस भी डरती थी। पुलिस को यह डर था, इस जानकारी को होते हुए भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। उन्हें डर था कि कहीं सांप्रदायिक दंगे ना हो जाएं और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए। धीरे धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल जाता है। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें हवा में तैरने लगती हैं। इस तरह मौका मिलते वो हाथ जिसको मौका मिलता था वही अपना हाथ साफ कर चला जाता था। लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ रेप करता था। यहाँ तक निगेटिव फोटो को डेवलप करने वाला टेक्नीशियन भी इसमें शामिल था। समाज में अपनी बेइज्जती को समाज में अपनी बेइज्जती होती देख लड़कियां एक एक करके अब खुदकुशी करने लगती हैं। उन्हें इस नर्क से निकलने का रास्ता सिर्फ ज़िंदगी को ख़त्म करना लग रहा था, क्योंकि परिवार, समाज और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस तरह से धीरे धीरे करके 6-7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। इस बीच दैनिक ज्योति के एक पत्रकार संतोष गुप्ता ने इस केस को एक सीरीज के जरिए उनकी खबरों में पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पत्रकार संतोष गुप्ता ने दूसरी खबर को छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आज़ाद कैसे हैं और शीर्षक प्रकाशित किया। खबर के साथ साथ लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी छापी ताकि छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सके, ताकि और दबाव पड़े इन पे, इनकी गिरफ्तारी हो, ये सलाखों के पीछे हों। इस तरह से पत्रकार का दबाव पड़ता जा रहा था। राजस्थान में जैसे कोई तूफान आ रहा। तीसरी खबर आती है, सीआईडी ने 5 महीने पहले दी थी सूचना की शीर्षक से प्रकाशित हुई चौथी खबर में प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आता है। उन्होंने 1.5 माह से पहले ही देख लिए थे कि अश्लील छायाचित्र के इसके बाद जनता ने सड़कों पर उतरकर अजमेर बंद का ऐलान कर देता है। शासन प्रशासन पर भारी दबाव पड़ता है। नगर के जागरूक संगठन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। स्कूल छात्राओं के साथ यौन शोषण पर पूरा खेल शहर में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली युवाओं के द्वारा लड़कियों के साथ किया जा रहा था। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठनों ने मुट्ठियां तान ली। इस मामले के बारे में राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत होते हैं, उनको अवगत कराया गया। उन्होंने एक एक्शन लेते हुए कह दिया। इसके बाद तत्कालीन उपाध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा को पहले मौखिक आदेश देकर मामले को गोपनीयता से जांच कराने के आदेश दिए जाते हैं।
गोपनीय जांच में कुछ खुलासे के बाद जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं। इसके बाद इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। तत्कालीन पुलिस महाअधीक्षक जो होते हैं उपेंद्र भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद कहते हैं वो 3 लड़कियों के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। पुलिस महानिरीक्षक के इस बयान से अखबारों में सुर्खियां बनने के बाद अजमेर ही नहीं राजस्थान भर में आंदोलन शुरू हो जाता है। इस दौरान स्कैंडल चर्चा पर पूरे देश में होने लगी। आखिरकार चौतरफा दबाव बनता है। 30 मई 1992 को भैरव सिंह शेखावत ने केस CID CB के हाथों में सौंप देते हैं। इस मामले में अजमेर पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके बाद 3 सीनियर IPS अधिकारी NK पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच गए। 31 मई 1992 इस केस की जांच शुरू कर दी जाती है। जांच में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नज़दीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, इस तरह से तमाम नेताएं होते हैं जो बड़ी पार्टियों के बड़े नेता के साथ इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जो पीड़ित लड़कियों के आरोपियों की पहचान कराते हैं, पुलिस इनमें से 8 को गिरफ्तार करती है। 1994 में आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम ने जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद खुदकुशी कर लेता है। इस केस का पहला निर्णय 6 साल बाद आया। इसमें अजमेर की अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद जो फारूक चिश्ती ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया, उसकी वजह से ट्रायल पेंडिंग हो जाती है। कुछ समय बाद कोर्ट ने 4 आरोपियों की सज़ा कम कर देता है। उन्हें उम्र कैद की बजाय 10 साल की जेल की सज़ा दी गई। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस कांड के बाद 19 साल बाद एक आरोपी सलीम नफीस को 2012 में पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वो भी जमानत पे रिहा हो जाता है। देश के सबसे बड़े इस सेक्स स्कैंडल को आज भी कई पीड़ितों को इंसाफ का इंतज़ार है। तो इतने बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये आज भी इतने लोग इस अपने इंसाफ के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।